डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन की दुनिया में इस वक्त वाकई एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का फोकस पाई नेटवर्क के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे अहम अपग्रेड प्रोटोकॉल 23 के क्रिटिकल एनालिसिस पर है। सच कहा जाए तो ये एक ऐसा कदम है जो इसके पूरे बुनियादी ढांचे को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये सिर्फ एक मामूली सा तकनीकी अपडेट नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नए युग की शुरुआत है। ओके, तो चलिए सीधे इस मुद्दे में डाइव इन करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेटवर्क अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है? ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति की आहट है। इतने बड़े पैमाने पर ट्रांजिशन शायद ही पहले कभी देखा गया हो, और पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस विशाल बदलाव को आखिर कैसे संभाला जाएगा। समय रेखा पर अगर नजर डालें तो 9 मई के मौजूदा बाजार तैयारियों से लेकर 15 मई 2026 तक का ये सफर बेहद अर्जेंट और अहम है। ध्यान रहे, 15 मई कोई आम तारीख नहीं है। ये वो डेडलाइन है जब प्रोटोकॉल 23 को पूरी तरह से एक्टिवेट होना ही है। समय बहुत तेजी से बीत रहा है और टिक टिक करती घड़ी बार बार याद दिला रही है कि तैयारियां अब बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। पूरे इकोसिस्टम में एक भारी तत्परता साफ महसूस की जा सकती है। अब ये
ये अपग्रेड कोई सुझाव नहीं है, बल्कि एक सख्त तकनीकी आवश्यकता है। सभी मेन नेट नोड्स को 15 मई से पहले वर्जन 0.5.5 पर अनिवार्य रूप से माइग्रेट करना ही होगा। नोड ऑपरेटर्स के लिए ये प्रक्रिया कुछ स्पष्ट चरणों में बटी है। सबसे पहले अपग्रेड शुरू करने से पहले मौजूदा नोड डेटा का पूरी तरह से बैकअप लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद आधिकारिक पोर्टल से सुरक्षित रूप से 0.5.5 इंस्टॉलर डाउनलोड करके उसे रन करना होगा। इंस्टॉलेशन के बाद नेटवर्क के साथ सिंक स्टेटस को वेरीफाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी टिप, अगर इस माइग्रेशन के दौरान पोर्ट फॉरवर्डिंग से जुड़ी कोई आम एरर सामने आती है तो बिना घबराए राउटर सेटिंग्स में जाकर पोर्ट 30140 से लेकर 301409 तक की कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा चेक करना एक बहुत ही कारगर उपाय है। इस अनिवार्य कदम के बिना कोई भी नोड नेटवर्क के साथ कंप्लायंट नहीं रह पाएगा। तो अब ये सवाल उठता है कि ये प्रोटोकॉल 23 आखिर है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये वो ऐतिहासिक अपग्रेड है जो आधिकारिक तौर पर पाई के लेयर 1 ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरी तरह से सक्रिय कर देगा। ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे में ये एक फंडामेंटल बदलाव है जो नेटवर्क को सिर्फ एक साधारण लेनदेन वाले लेजर से कहीं आगे ले जाकर एक पूरी तरह से प्रोग्रामेबल इकोसिस्टम बना देगा। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि तकनीकी स्तर पर अब क्या-क्या मुमकिन होने वाला है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लाइव होने से ढेरों नए दरवाजे खुलेंगे। डेवलपर्स के लिए अब असीमित अवसर सामने आ रहे हैं। वे अब सीधे ब्लॉकचेन पर डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स यानी डी-ऐप्स लॉन्च कर सकेंगे। इसके साथ ही अत्याधुनिक डीफाई प्लेटफॉर्म्स, जटिल एनएफटी मार्केटप्लेसेस और सुरक्षित टोकनाइज्ड एसेट्स का निर्माण पूरी तरह से संभव हो जाएगा। बिल्कुल एक गेम चेंजर। बात यहीं खत्म नहीं होती। पाई का अपना एसडीके और गेम सेंटर स्वाभाविक रूप से इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को नेटिवली इंटीग्रेट करेंगे। इसका सीधा अर्थ ये है कि गेमिंग, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और सोशल एप्लीकेशंस के क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए एक नया, ऊर्जावान और बहुत ही बड़ा डेवलपर इकोसिस्टम तेजी से आकार ले रहा है। ये इंटीग्रेशन तकनीक को इतना सुलभ बना देगा कि जटिल से जटिल आइडियाज भी आसानी से हकीकत में बदले जा सकेंगे। इस पूरे ऐतिहासिक अपग्रेड के पीछे जो असली ताकत है वो है 4,21,000 सक्रिय नोड्स की ये विशाल संख्या। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये अकेला आंकड़ा इस डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के अभूतपूर्व पैमाने और बुनियादी ढांचे की असाधारण ताकत को दिखाता है। दुनिया भर में फैले इतने बड़े स्तर पर नोड्स का सुचारू संचालन नेटवर्क की अभेद्य सुरक्षा की गवाही देता है। और अगर नोड्स की वो संख्या प्रभावशाली लगी तो 6 करोड़ पायनियर्स का ये आंकड़ा तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। ये एक बहुत ही विशाल, पहले से मौजूद दर्शक वर्ग है जो नए नेटवर्क पर डेवलपर्स द्वारा बनाए गए एप्लीकेशंस का उपयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। किसी भी नए तकनीकी प्लेटफॉर्म के लिए शुरुआत के दिन ही इतना बड़ा यूजर बेस उपलब्ध होना एक अत्यंत दुर्लभ बात है। अतीत में अगर देखा जाए तो पीआई टोकन की उपयोगिता मुख्य रूप से सिर्फ एक साधारण डिजिटल करेंसी तक ही सीमित थी, लेकिन भविष्य की तस्वीर बिल्कुल अलग है। ये अपग्रेड इसे एक पूरी तरह से प्रोग्रामेबल एसेट में बदल रहा है। इसका सीधा और सकारात्मक प्रभाव ये होगा कि टोकन की उपयोगिता में एक जबरदस्त छलांग देखने को मिलेगी। इसका उपयोग अब नेटवर्क के भीतर स्मार्ट रिवॉर्ड्स, जटिल पेमेंट्स और डिसेंट्रलाइज्ड ओनरशिप के लिए किया जा सकेगा। इस अहम डेडलाइन से ठीक पहले 9 मई के मार्केट स्नैपशॉट को एनालाइज करना भी जरूरी है। लगभग $1 बिलियन का मार्केट कैप और करीब 15.9 मिलियन का 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम बाजार की अच्छी खासी सक्रियता को साफ तौर पर दिखाता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात बाजार का सेंटीमेंट है, जो न्यूट्रल और सतर्क आशावाद यानी कॉशियस ऑप्टिमिज्म के बीच बना हुआ है। पूरी कम्युनिटी इस बड़े तकनीकी बदलाव से पहले बहुत ही सकारात्मक है, लेकिन काफी संभल कर चल रही है। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को अगर समेटा जाए तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि प्रोटोकॉल 23 अब तक का सबसे बड़ा मील का पत्थर क्यों है। ये लंबी अवधि में पूरे डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम को जबरदस्त फायदा पहुंचाने वाला है। ये प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन यूटिलिटी के ताले खोलता है और विभिन्न ऐप्स और फाइनेंस के माध्यम से रियल वर्ल्ड अडॉप्शन को पूरी तरह संभव बनाता है।
और ये सब एक बहुत ही व्यापक विजन का हिस्सा है। एक ऐसा वेब3 इकोसिस्टम जो पूरी तरह से इंसानों पर केंद्रित है, जिसे वेरीफाइड आइडेंटिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मजबूत सपोर्ट मिला हुआ है। यही वो अनोखा कॉम्बिनेशन है जो इस नेटवर्क को बाकी के विशाल वेब3 स्पेस में एक बिल्कुल अलग पहचान दिलाता है। तो अब जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सचमुच एक हकीकत बनने जा रहे हैं, तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। सबसे पहला, कौन सा क्रांतिकारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन दुनिया के सामने आएगा? प्रोटोकॉल 23 की दीर्घकालिक संभावनाएं बिल्कुल असीमित हैं और ये देखना निश्चित रूप से रोमांचक होगा कि दुनिया भर के डेवलपर्स इस नई ताकत का उपयोग किस तरह करते हैं। स्वागत है आप सभी ब्लॉकचेन डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स का इस नए टेक्निकी विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो वेब3 और एआई की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती पर बात करने वाले हैं। मॉडल को पूरी तरह बदल रहे हैं। 6 मई को डॉक्टर चांग्याओ फैन ने एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने ब्लॉकचेन डिजाइन के एक फंडामेंटल शिफ्ट की बात की। एक तरफ हमारे पास ट्रेडिशनल वेब3 सट्टा मॉडल्स हैं, आप जानते हैं, जहां सारा फोकस बस जल्दी पैसा बनाने और हाइप क्रिएट करने पर होता है। लेकिन दूसरी तरफ पाई एक यूटिलिटी ड्रिवन अप्रोच अपना रहा है। यहाँ फोकस सस्टेनेबल ग्रोथ पर है। टोकन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड वाणिज्य और प्रैक्टिकल टूल्स के लिए है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब इस यूटिलिटी ड्रिवन विजन को सपोर्ट करने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो मजबूत होना चाहिए, राइट? डॉक्टर फैन ने बताया कि पाई असल में एक मजबूत लेयर 1 ब्लॉकचेन के रूप में इवॉल्व हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यह एक ऐसा बेस लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अपने ही नेटवर्क पर सीधे डी एप्स को सपोर्ट कर सकता है। डेवलपर्स के लिए ये एक ऐसा परफेक्ट कैनवस है जो इस नए इकोसिस्टम को बनाने के लिए जरूरी सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी देता है। तो चलिए अपने तीसरे टॉपिक पर आते हैं, यूटिलिटी को बढ़ावा देना, पाई लॉन्चपैड। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म ट्रेडिशनल टोकन फंडरेजिंग के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से किनारे कर देता है। जी हाँ, पाई लॉन्चपैड टोकन सेल्स या आईसीओज के बारे में नहीं है। इसका पूरा फोकस इकोसिस्टम की यूटिलिटी और रियल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर है। ये डेवलपर्स को असल मायने में कुछ काम का बनाने के लिए मोटिवेट करता है। डेवलपर्स के लिए ये एक बहुत ही क्लियर ब्लूप्रिंट है। देखिए, ये फंडरेजिंग मॉडल्स बचता है, जिसका मतलब है कि सारा फोकस हाइप से हटकर रियल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर आ जाता है। आप डी एप्स उन यूजर्स के लिए बना रहे हैं जो सच में आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। मान लीजिए आप सिर्फ एक और फालतू ट्रेडिंग टोकन बनाने के बजाय लोकल बिजनेस के लिए एक पीयर टू पीयर मार्केटप्लेस बना रहे हैं। शॉर्ट में कहूं तो ये डेवलपर्स को सिर्फ हवाई बातें करने के बजाय एक रियल प्रोडक्ट बनाने का सॉलिड बेस देता है। सेक्शन 4, प्राइवेसी प्रिजर्विंग केवाईसी सिस्टम्स और सिविल डिफेंस। अब जरा सोचिए, इन नए डैप्स की रक्षा कैसे की जाए? अगर नेटवर्क पर बॉट्स का कब्जा हो जाए तो कोई भी इकोनॉमी नहीं चल सकते। डॉक्टर कोकैलिस के इनसाइट से हम पाए के केवाईसी सोल्यूशन को समझ सकते हैं। ये बहुत ही लॉजिकल है। स्टेप 1, ग्लोबल ह्यूमन आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, मतलब ये पक्का करना कि यूजर असली इंसान है। फिर स्टेप 2, प्राइवेसी को मेंटेन करना। कोई भी अपना पर्सनल डेटा लीक नहीं करना चाहता, इसलिए सिस्टम बिना डॉक्सिंग के आइडेंटिटी कंफर्म करता है। और फाइनली स्टेप 3, बॉट एक्टिविटी और फर्जी खातों को ब्लॉक करना। एआई बॉट्स के खिलाफ यह हमारी सबसे पहली और मजबूत ढाल है। और हाँ, सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, इसका स्केल भी देखिए। 6 करोड़ यानी 60 मिलियन पायनियर्स का नेटवर्क। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। इतने बड़े एंटरप्राइज लेवल पर स्ट्रेस टेस्टिंग होना उन डेवलपर्स के लिए एक सपने जैसा है, जो अपने ऐप्स के लिए रातों रात एक बड़ा और एक्टिव यूजर बेस चाहते हैं। और ये डेटा एक बहुत ही शानदार पिक्चर दिखाता है। उन 6 करोड़ लोगों में से 1.8 करोड़ यानी 18 मिलियन लोग पूरी तरह से केवाईसी वेरीफाइड हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रेडीमेड मार्केट है। एक डेवलपर के नजरिए से सोचिए, ये 18 मिलियन ऐसे रियल वेरीफाइड इंसान हैं जो सिविल प्रूफ हैं और आपके बनाए हुए ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, वेब3 और आइडेंटिटी का इंटीग्रेशन और इसका फ्यूचर विजन।
देखिए, डॉक्टर फैन और डॉक्टर कोकालिस का विजन बहुत क्लियर है। आज एआई ने किसी भी प्रोडक्ट को बनाना इतना आसान कर दिया है कि कोडिंग या डिजाइनिंग अब कोई बड़ा बैरियर नहीं रही। तो फिर असली चैलेंज क्या है? चैलेंज है ऑथेंटिक डेटा और ट्रस्टेड ह्यूमन पार्टिसिपेशन। जब कोई भी आसानी से ऐप बना सकता है, तो आपके पास असली और वेरीफाइड यूजर्स का होना ही आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। एक ट्रस्टेड आइडेंटिटी के बिना कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटप्लेस सिक्योर तरीके से काम कर ही नहीं सकता। अगर हम दोनों सिनेरियो को कंपेयर करें तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर आपके इकोसिस्टम में वेरीफाइड आइडेंटिटी है तो आपको मिलते हैं सिक्योर डैप्स, ऑथेंटिक डेटा और मास अडॉप्शन का एक सॉलिड बेस। लेकिन अगर आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं है तो आपका प्लेटफॉर्म बॉट्स का शिकार हो जाएगा, यूजर्स का ट्रस्ट टूट जाएगा और वो सिर्फ एक सट्टा बाजार बनकर रह जाएगा। पाई नेटवर्क बहुत ही क्लियरली पहले मॉडल को चुन रहा है, जहां आइडेंटिटी ही पूरी इकोनॉमी का बेस है। तो आखिर में मैं आपको इस बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जैसे जैसे एआई, वेब3 और डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, क्या कोई भी डिजिटल इकोनॉमी प्रिवेसी को बचाने वाली और वेरीफाइड इंसानी पहचान के बिना सच में सर्वाइव कर पाएगी? सोचिएगा इस बारे में। अगर आप फ्यूचर के यूटिलिटी ड्रिवन ऐप्स बनाना चाहते हैं, तो आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना ही होगा। इस टेक्निकल एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सोचते रहिए और हाँ, बिल्ड करते रहिए। मेरा आप सभी लोगों से सवाल है, सच सच बताइएगा कि लास्ट मंथ आप लोगों ने कितना ब्रोकरेज दिया है। बहुत सारे तो ऐसे लोग भी होंगे